हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फैमिलीज। इसके पहले हम लोगों ने प्लांट की मॉर्फोलॉजी पूरा पढ़ लिया है, फ्लावर के बारे में, फ्रूट्स के बारे में। तो जो फैमिलीज आपके सिलेबस में रखी गई हैं टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो फैमिलीज में हम लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लोरल फार्मूला। तो उस फ्लोरल फार्मूले में कुछ सिंबल का यूज होता है, तो पहले हम उनके बारे में देख लेते हैं। इसके बाद आज हम लोग दो फैमिली के बारे में बात करेंगे, एक रेनकुलेसी और दूसरी है क्रूसीफेरी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है सिंबल्स फॉर फ्लोरल फार्मूला, कि किसी भी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला लिखने के लिए हम किन किन सिंबल का यूज करते हैं। तो ये सिंबल जो बना हुआ आप देख रहे हैं, ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के लिए होता है। अर्थात जब हम फ्लावर को किसी भी एंगल से काटें और वो दो बराबर भागों में बंट जाए, तो उसके लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है। और दूसरा वाला सिंबल बिल्कुल परसेंटेज की तरह बना हुआ है, ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को शो करता है। इसका मतलब कि पूरे फ्लावर में कोई एक ऐसा एंगल होता है जहाँ से काटने पर फ्लावर दो भागों में बढ़ सकता है, बाकी किसी और एंगल से काटने पर वो दो बराबर भागों में नहीं बढ़ता है। तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो सबसे पहले हम इन दोनों चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर वह फ्लावर होता है जिसे हम फ्लावर में किसी भी एंगल से काटें तो वो दो बराबर भागों में बंट जाए। और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर ऐसा फ्लावर होता है कि जिसको हम केवल पूरे फ्लावर में एक ही एंगल ऐसा होता है जहाँ से हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ये वाला सिंबल आप देख रहे हैं, ये शो करता है मेल फ्लावर को। अगर फ्लावर में केवल मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स मौजूद होते हैं तो उसके लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। और अगर फ्लावर में केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स मौजूद होते हैं तो उसके लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है। और अगर फ्लावर बाइसेक्चुअल है तो बाइसेक्चुअल के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ब्रैक्टिएट। अर्थात अगर फ्लावर में ब्रैक्ट मौजूद है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बी आर। और अगर ब्रैक्ट एब्सेंट है तो उसके लिए यूज करते हैं ई बी आर। यदि फ्लावर में इपिकैलिक्स मौजूद है, जैसे आपने गुड़हल में देखा होगा मालवेसी फैमिली में, तो उसे हम ई पी आई से लिखते हैं या कभी कभी ई पी आई के से भी लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पेरियंथ। पेरियंथ को हम लोग पी से इंगित करते हैं। पेरियंथ क्या होता है कि जब कैलिक्स और कोरोला दोनों एक ही कलर का होता है, हम उनमें ये अंतर नहीं कर पाते हैं कि कौन सा कैलिक्स है कौन सा कोरोला है, तो ऐसी संरचना को हम पेरियंथ के नाम से बोलते हैं। और पेरियंथ की एक यूनिट टेपल होती है, तो उसे हम पी से इंगित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैलिक्स। कैलिक्स को हम लोग के से दिखाते हैं। अब अगर ये कैलिक्स पॉलिश से प्लस है तो यहाँ पर केवल के लिखकर उसकी संख्या लिख देते हैं। और अगर कैलिक्स गैमो से प्लस है, मतलब जितने कैलिक्स हैं वो सभी अगर आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो के लिखने के बाद हम संख्या लिखते हैं और उस संख्या को हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कोरोला। कोरोला यदि पॉलीपेटलस है तो उसे हम सी से इंगित करते हैं। और यदि कोरोला गैमोपेटलस है तो हम कोरोला की संख्या लिख करके फिर उसे हम इन ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंड्रूसियम। एंड्रूसियम को ए से लिखा जाता है, उनकी संख्या जितनी होती है वो लिखी जाती है। यदि ये आपस में जुड़े होते हैं तो फिर उसे ब्रैकेट में क्लोज कर दिया जाता है। यदि वो फ्री होते हैं तो फिर वैसे ही लिखकर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है गाइनोसियम। तो गाइनोसियम यदि एपोकार्पस है, एपोकार्पस का मतलब कि जितने भी कार्पल्स हैं सभी फ्री हैं, तो जी लिखने के बाद उनकी संख्या केवल लिख दी जाती है। और यदि गाइनोसियम सिनकार्पस है, इसका मतलब कि जितने कार्पेल्स हैं वो सभी यदि आपस में चिपके हुए हैं तो जी लिखने के बाद उनकी संख्या लिखी जाती है। इसके बाद उसे इन ब्रैकेट में क्लोज कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए
ओवरी सुपीरियर और इन्फीरियर की बात आती है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, लिखते वक्त गलती हो गई थी। ओवरी यदि सुपीरियर होगी तो जी लिखने के बाद हम नीचे लाइन खींचते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर वाले को हमने सुपीरियर लिख दिया है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जी लिखने के बाद यदि ऐसे जी लिखा है और नीचे यहाँ पर लाइन खींची गई है, इसका मतलब है कि वो ओवरी सुपीरियर है, ये वाला। और यदि जी लिखने के बाद उसके ऊपर लाइन खींची गई है तो इसका मतलब है कि वो ओवरी इन्फीरियर होती है। तो ये थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक था, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं फैमिली की। तो पहली फैमिली है रैननकुलेसी। अब यहाँ से देखिए जो जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट बताएंगे उसको आप विधिवत नोट करते जाइएगा, और जो थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है उसे भी आप देखते रहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हर फैमिली में कॉमन होती है तो वो परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती हैं। जो कि फैमिलियाँ काफ़ी हैं, हमें लगता है 15-16 फैमिलीज आपके कोर्स में रखी गई हैं, तो अगर पूरा आप याद करेंगे तो फिर बहुत बोझिल हो जाएगा सिलेबस, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग देखेंगे। तो पहली फैमिली हमारी है रैननकुलेसी। रैननकुलेसी फैमिली में आपने देखा होगा इसका जो पॉपुलर प्लांट है उसे हम लोग रैननकुलस के नाम से जानते हैं, जिसे जल धनिया कहा जाता है। इंटरमीडिएट या बीएससी में, इंटरमीडिएट में तो नहीं लेकिन बीएससी में रैननकुलेसी फैमिली यदि आपने पढ़ा होगा तो हो सकता है कि रैननकुलस को देखा हो। तो रैननकुलेसी फैमिली को बटर कप फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि किस फैमिली को बटर कप फैमिली के नाम से जानते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा फैमिली रैननकुलेसी। इसके बाद दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है टीजीटी में, कि कौन सी ऐसी फैमिली है जो सबसे पुरानी है, सबसे प्रिमिटिव है और सबसे सिंपल फैमिली है, तो वो है रैननकुलेसी। सबसे पुरानी फैमिली या जिसमें सबसे प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स रखे गए हों, या सबसे कम डेवलप फैमिली या सबसे सिंपल फैमिली आप बोल सकते हैं, वो होती है रैननकुलेसी। तो ये पॉइंट यहाँ से विशेष तौर पर इसको आप इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रेजेंस ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल लाइक मोनोकाट इज सीन इन द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली। मतलब इस फैमिली के मेंबर में हमें स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं। यद्यपि ये फैमिली जो है वो डाइकाट प्लांट की है, और डाइकाट प्लांट में हमें स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स देखने को नहीं मिलता है। जो डाइकाट में वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो रिंग में अरेंज होते हैं, लेकिन ये रैननकुलेसी एकमात्र ऐसी फैमिली है जो कि डाइकाट होते हुए भी इसके वैस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं मोनोकाट की तरह। इसलिए ये पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी डाइकाट फैमिली है जिसमें कि स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से आपका जवाब हो जाएगा रैननकुलेसी फैमिली। तो अब तक जो यहाँ पर 3 पॉइंट आपने पढ़ा वो तीनों यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब पढ़ने को तो फैमिली में बहुत कुछ होता है कि इसमें पत्तियां कैसी होती हैं, इसमें स्टेम कैसा होता है, रूट कैसा होता है, तो ये सब हम लोग लेकर नहीं चलेंगे। केवल यहाँ पर हम लोग फ्लावरिंग कैरेक्टर को ही पढ़ेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यहाँ पर पुष्पक्रम देख लेते हैं, इनफ्लोरेसेंस कि इनका पुष्पक्रम कैसा होता है। तो सोलिटरी टर्मिनल होता है एनीमोन और नाइजेला में। नाइजेला जिसे आप मंगरेल के नाम से जानते हैं, मंगरेल काला काला आपने देखा होगा, तो उसे हम लोग नाइजेला के नाम से जानते हैं, मसालों में यूज किया जाता है मंगरेल का। तो नाइजेला और एनीमोन इसमें हमें जो फ्लावर देखने को मिलता है वो सोलिटरी टर्मिनल होता है। मतलब कि ऐसे ब्रांच है और ब्रांच के टर्मिनल पोजीशन पर एक फूल लग जाएगा, तो ये सोलिटरी टर्मिनल हमें इन्फ्लोरेसेंस जो है वो नाइजेला और एनीमोन में देखने को मिलता है। डेल्फिनियम जिसे हम लोग लार्क स्पर के नाम से जानते हैं, काफ़ी सुंदर सा फूल खिलता है इसमें लार्क स्पर में,
आप लोग चाहें तो गूगल करके डेल्फिनियम खोज सकते हैं, लार्क, इस पर देख सकते हैं कि इसका प्लांट, इसका फ्लावर कैसे होता है। अब तो गूगल की वजह से हर चीज़ ये सुविधा हो गई है कि आप जिस भी प्लांट को देखना चाहें गूगल करके देख सकते हैं। तो एक बार आप डेल्फिनियम को ज़रूर गूगल करके देखिएगा, फूल बहुत ही सुंदर दिखता है। तो डेल्फिनियम और एकोनिटम, इसमें जो फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस होता है वो रेसीमोस टाइप का होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछेगा कि इन्फ्लोरेसेंस से सोलिटरी टर्मिनल हमें किस में देखने को मिलता है, तो एनीमोन और नाइजीला यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं। ब्रैक्टिएट होता है रैननकुलस में, और नाइजेला में कैसा होता है, ई ब्रैक्टिएट होता है, मतलब ब्रैक्ट नहीं होता है। रैननकुलस के फ्लावर में ब्रैक्ट होता है, लेकिन नाइजेला के फ्लावर में ब्रैक्ट नहीं होता है। तो ये नाइजेला वाला पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा, ई ब्रैक्टिएट होता है। बाकी सभी फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, एक्टिनोमार्फिक होते हैं, बट जाइगोमार्फिक इन डेल्फिनियम। अब यहाँ से ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि जितने फ्लावर होते हैं इस फैमिली में वो एक्टिनोमार्फिक होते हैं, लेकिन डेल्फिनियम का फ्लावर यहाँ पर जाइगोमार्फिक होता है। तो ये पॉइंट आप इम्पोर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। अब परीक्षा में पूछा जाएगा तो फिर यहीं से क्वेश्चन फंसाने का प्रयास करेगा। पेंटामेरस होते हैं। पेंटामेरस का मतलब है कि कैलिक्स या कोरोला की संख्या या तो 5 होती है या फिर 5 के गुणे में होती है, जैसे 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, तो ये चीज़ होता है पेंटामेरस। और कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट का मतलब कि फ्लावर के चारों आर्गन्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये मौजूद होते हैं। इसका मतलब कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा तो वो फ्लावर कंप्लीट के अंतर्गत अक्सर आ जाते हैं। इसके बाद अब फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैलिक्स के बारे में। यहाँ पर कैलिक्स की एक यूनिट जो होती है वो सेपल कहलाती है। ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं। तो सेपल्स की संख्या कितनी होती है, 5 होते हैं। जनरली ये पेटलाइड होते हैं। पेटलाइड होने का मतलब कि पेटल के कलर का ही होते हैं, मतलब आप पेरियंथ बोल सकते हैं। यहाँ पर जनरली लिखा गया है, मतलब सभी में पेटलाइड नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर जो है पेटलाइड होते हैं। और इनका एस्टिवेशन कैसा होता है, वो क्विंसियल एस्टिवेशन देखने को मिलता है। आपको एस्टिवेशन पढ़ाया गया है कि वाल्वेट है, ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेट है, क्विंसियल है, वैक्सिलरी है। तो ये एस्टिवेशन आपको पढ़ाए गए हैं। इसके पहले आप चाहें तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि क्विंसियल क्या होता है। तो यहाँ पर सेपल्स की संख्या 5 होती है, जनरली पेटलाइड होते हैं, एस्टिवेशन इनका क्विंसियल होता है। कोरोला की बात करें तो पेटल की संख्या यहाँ पर 5 होती है, क्योंकि कोरोला के एक यूनिट पेटल होती है। नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट, इनके जो बेस होते हैं जहाँ से कोरोला निकलते हैं, बेस पॉइंट पर नेक्टर ग्लैंड या मकरंद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर नोट करिएगा। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। कैलिक्स में हमने क्विंसियल एस्टिवेशन देखा, कोरोला में हमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। पेटल्स आर यूनाइटेड टू फॉर्म स्पर इन डेल्फिनियम। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्पर का निर्माण किस में होता है, तो डेल्फिनियम में होता है। किसके यूनाइटेशन से होता है, तो वो पेटल्स के, कि पेटल्स आपस में जुड़ करके स्पर का निर्माण करते हैं। किस फ्लावर में, डेल्फिनियम में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है, तो एंड्रोसियम की एक यूनिट स्टैमेन कहलाती है। यहाँ पर इनडिफिनिट स्टैमेन्स पाए जाते हैं, मतलब स्टैमेन्स की संख्या अनगिनत होती है, असंख्य होती है। और पॉलीएंड्रस कंडीशन होता है, मतलब कि स्टैमेन्स फ्री होते हैं, वो आपस में चिपके हुए नहीं होते हैं। इसी चीज़ को पॉलीएंड्रस बोला जाता है। स्पाइरली अरेंज, ये सर्पिलाकार व्यवस्थित होते हैं। डाइथीकस होते हैं। डाइथीकस होने का मतलब होता है कि इस तरीके से ये डाइथीकस होता है, मतलब कि इनमें 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। एक्सट्रोज होते हैं। एक्सट्रोज होने का मतलब होता है बहिर्मुखी, अर्थात ये जो कार्पेल है, कार्पेल से बाहर की तरफ लटकते हुए या झूलते हुए
दिखते हैं। तो इसी कंडीशन को एक्सट्रोज कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गाइनोसियम, जिसे हम लोग जायांग कहते हैं। तो गाइनोसियम कैसा होता है? यहाँ पर भी न्यूमरस, मतलब कि यहाँ पर गाइनोसियम भी अधिक संख्या में पाए जाते हैं और एपोकार्पस होते हैं। एपोकार्पस का मतलब कि वो सब आपस में फ्री होते हैं, कार्पेल्स आपस में चिपके हुए नहीं होते हैं, ओवरी सुपीरियर होती है। तो ये एपोकार्पस वाला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है कि हमें किस फैमिली में कार्पेल्स एपोकार्पस होते हैं, तो आप रेननकुलेसी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक आध फैमिली और आगे आपको पढ़ने की मिलेगी जिसमें एपोकार्पस होते हैं, ज़्यादातर में सिनकार्पस ही पाए जाते हैं, इसलिए एपोकार्पस वाली फैमिलीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्लेसेंटेशन इसमें कैसे देखने को मिलता है? तो डेल्फिनियम में हमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है और रेननकुलस में हमें बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोनों में अलग अलग प्लेसेंटेशन है, रेननकुलस में अलग दिख रहा है और डेल्फिनियम में अलग दिख रहा है। तो ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद फ्रूट की बात करें, फल की बात करें, तो फल एग्रीगेट होते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है पुंज फल पाए जाते हैं। फल जो है समूह में बनते हैं। वन सीडेड एकीन हो सकता है या फिर मेनी सीडेड फॉलिकल्स हो सकता है। रेयरली बेरी भी देखने को मिलता है इस फैमिली में हमें। तो एकीन हो सकता है, फॉलिकल्स हो सकता है या कभी कभी बेरी देखने को मिलता है। कुल मिला जुला करके जो भी टाइप होगा वो होगा यहाँ पर एग्रीगेट फ्रूट ही। इसके बाद फ्लोरल फार्मूला हम देखें तो ब्रैक्टिएट होता है साधारण तौर पर। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं एक्टिनोमार्फिक होता है, बाईसेक्सुअल होता है। अब अगर पेटलाइड कंडीशन मिलती है तो उसे हम पेरियंथ बोलते हैं और यहाँ पर पेरियंथ की संख्या 5+5, मतलब 2 चक्र में व्यवस्थित होंगे। एंड्रोसियम की संख्या असंख्य होती है, गाइनोसियम की संख्या भी असंख्य होती है और ओवरी यहाँ पर देख रहे हैं सुपीरियर होती है। या फिर अगर यहाँ पर पेटलाइड कंडीशन नहीं देखने को मिल रही है तो हमें कैलिक्स और कोरोला अलग अलग यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो इसका फ्लोरल फार्मूला एक और नीचे बन सकता है इस तरीके से, जैसा कि बना हुआ देखिए यहाँ पर। ब्रैक्टिएट होगा, एक्टिनोमार्फिक होगा, बाईसेक्सुअल होगा, कैलिक्स की संख्या 5 होती है और पांचों फ्री होते हैं। कोरोला की संख्या 5 होती है, यहाँ पर पेटल बोलेंगे, कोरोला में पेटल की संख्या 5 होती है और ये पांचों फ्री होते हैं। एंड्रोसियम की संख्या यहाँ पर इंडिफिनिट होती है, गाइनोसियम की संख्या भी इंडिफिनिट होती है, सभी फ्री होते हैं यहाँ पर, एंड्रोसियम भी गाइनोसियम भी। ओवरी यहाँ पर सुपीरियर होती है, इसलिए जी के नीचे यहाँ पर लाइनिंग किया गया है। तो एक तो ये हमारा फ्लोरल फार्मूला बन जाएगा। तो फ्लोरल फार्मूला से हम एक मोटा जो है पूरा फैमिली का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस फैमिली के फ्लावरिंग कैरेक्टर कैसे होंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो एकोनिटम का यूज, इसकी जड़ का प्रयोग बीपी के क्योर में किया जाता है। रैननकुलस की कुछ जातियों का प्रयोग पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, बवासीर के उपचार के लिए किया जाता है। नाइजेला सेटाइवा, जिसे हम लोग मंगरेल के नाम से जानते हैं या कलौजी के नाम से जानते हैं, उसको मसालों में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा क्लीमेटिस, एनीमोन, डेल्फिनियम जिसे लार्किस्पर कहते हैं, ये सब प्लांट भी रेननकुलेसी के हैं। तो कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि ये प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने नाम दे दिया है कि क्लीमेटिस, एनीमोन, डेल्फिनियम, नाइजेला, रेननकुलस, एकोनिटम, ये सब फैमिली रेननकुलेसी के सदस्य हैं। तो यहाँ पर नाम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा पहली फैमिली समाप्त हुआ, रेननकुलेसी। यहाँ पर जो जो पॉइंट आपको बताए गए ये विशेष तौर पर इम्पॉर्टेंट है, उन्हें आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट फैमिली है वो है क्रूसीफेरी, या इसी को हम ब्रेसिकेसी फैमिली कहते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पुराना नाम है क्रूसीफेरी, इसका नया नाम है ब्रेसिकेसी।
तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं, इसके पुष्पक्रम की बात देख लेते हैं। तो पुष्पक्रम ज़्यादातर यहाँ पर रेशीम होता है या रेशीमोस टाइप का होता है, लेकिन लेकिन यहाँ पर देखिए आइबेरिस अमारा, जिसे हम कैंडी टफ्ट कहते हैं या हिंदी में चांदनी का फूल कहते हैं, उसमें कोरिम्ब टाइप का पुष्पक्रम पाया जाता है। इसलिए क्वेश्चन परीक्षा में यही से बनता है, पूछेगा कि आइबेरिस अमारा का पुष्पक्रम कैसा होता है। तो आप तो सोचेंगे कि आइबेरिस अमारा ब्रेसिकेसी फैमिली का है तो रेशीम टाइप का होगा, यही से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आइबेरिस अमारा ब्रेसिकेसी फैमिली का होते हुए भी इसमें कोरिम्ब टाइप का पुष्पक्रम हमें देखने को मिलता है। आपके दिमाग में आया था कि कोरिम्ब तो हमें अम्बेली फेरी में देखने को मिलता है जिसमें धनिया वगैरह है, नहीं, यहाँ पर आइबेरिस अमारा फंसा देता है क्वेश्चन को, इसलिए इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर काली फ्लावर गोभी, जिसे आप कहते हैं फूल गोभी कहते हैं, वो भी ब्रेसिकेसी फैमिली का है और इसमें जो हमें पुष्पक्रम देखने को मिलता है वो कंपाउंड कोरिम्ब देखने को मिलता है। तो आइबेरिस अमारा में हमें कोरिम्ब देखने को मिलता है और काली फ्लावर में हमें कंपाउंड कोरिम्ब देखने को मिलता है। तो ये दोनों यहाँ पर एक्सेप्शन हैं, इसलिए इन्हें विशेष तौर पर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट में टिक करके चलिएगा कि परीक्षा में क्वेश्चन यही दोनों पॉइंट से बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है फ्लावर। तो फ्लावर के कैरेक्टर के बारे में हम लोग देखते हैं, इसका फ्लावर कैसा होता है। इब्रेक्टिएट होता है, मतलब कि फ्लावर में ब्रेक्ट नहीं होते हैं। टेट्रामेरस होते हैं, टेट्रामेरस होने का मतलब है कि कैलिक्स और कोरोला 4 की संख्या में या 4 के गुणे में पाए जाते हैं। एक्टिनोमार्फिक होता है फ्लावर, एक्टिनोमार्फिक होने का मतलब है कि किसी भी हम एंगल से काटें तो उसे 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। लेकिन फिर यहाँ पर देखिए कैंडिडट फंसा दिया, आइबेरिस अमारा फंसा दिया। आइबेरिस अमारा का फ्लावर कैसा होता है, वो जाइगोमॉर्फिक होता है, इसीलिए इसे हमने हाईलाइट कर दिया है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछेगा यहाँ पर कि क्रूसीफेरी फैमिली का कौन सा ऐसा फ्लावर है जो कि जाइगोमॉर्फिक होता है, तो आप तुरंत इसका जवाब दे देंगे कि कैंडी टफ्ट या आइबेरिस अमारा जो होता है वो जाइगोमॉर्फिक होता है। और फ्लावर कैसे होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं, इसका मतलब है कि ओवरी सुपीरियर होती है। हाइपोगाइनस होने का मतलब है कि फ्लावर के सभी पार्ट, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोसियम हो गया, ये सब ओवरी के नीचे से निकलते हैं, अर्थात ओवरी सुपीरियर होती है। उसी कंडीशन को हाइपोगाइनस बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है कैलिक्स। तो कैलिक्स की एक यूनिट सेपल होती है, तो यहाँ पर सेपल की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। पॉलीसेपलस, पॉलीसेपलस होने का मतलब है कि सेपल्स एक दूसरे से पृथक होते हैं, अलग होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। अरेंज्ड इन 2 होल ऑफ 2+2, दो दो के 2 रिंग में ये व्यवस्थित होते हैं सेपल्स। इसके बाद देखिए यहाँ पर कोरोला, कोरोला की बात करें हम तो कोरोला की एक यूनिट पेटल कहलाती है। पेटल की संख्या कितनी होती है, 4 होते हैं। पॉलीपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है। पॉलीपेटलस का मतलब है कि पेटल्स आपस में चिपके हुए नहीं होते हैं, फ्री होते हैं। क्रूसीफार्म, क्रूसीफार्म व्यवस्थित होते हैं। क्रूसीफार्म का मतलब होता है कि एक दूसरे ये क्रासित होते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, फिर यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, तो ये क्रॉस मतलब जैसे गुणा का निशान बनता है, इस तरीके से इनकी व्यवस्था होती है। इसी कंडीशन को क्रूसीफार्म बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस फैमिली में क्रूसीफार्म पेटल्स पाए जाते हैं, तो जवाब हो जाएगा ब्रेसिकेसी फैमिली में। एस्टिवेशन कैसा होता है इनका, वाल्वेट एस्टिवेशन होता है। अब यहाँ पर देखिए इसका जो दल होता है, जो पेटल होता है, अगर आपने देखा होगा सरसों के फूल वगैरह का, तो इस तरीके से होता है, मतलब नीचे वाला पोर्शन पतला होता है और ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो दल का वो चौड़ा होता है। तो यहाँ पर पतले वाले पार्ट को हम लोग कला के नाम से जानते हैं,
CLAW, कला के नाम से। और जो चौड़ा वाला पार्ट होता है, भाग होता है, इसे हम लोग फलक के नाम से जानते हैं, जिसे लिम्ब कहते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि पेटल्स का कौन सा भाग कला कहलाता है, कौन सा भाग लिम्ब कहलाता है। तो जो नीचे का सकरा भाग है वो नखर या कला कहलाता है, और जो ऊपर का चौड़ा हुआ फैला भाग होता है वो इसका लिम्ब कहलाता है या फिर फलक कहलाता है। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट लिखे गए हैं कि लैपिडम और कोरोनोपस, इनमें पेटल्स एब्सेंट होते हैं। और यहाँ पर दूसरा है कैप्सेला में जो पेटल्स होते हैं वो स्टैमेंस में मॉडिफाइड हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी प्रजाति है क्रूसीफेरी फैमिली की या ब्रैसिकेसी फैमिली की कि जिसके पेटल्स स्टैमेन में मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो यहाँ से जवाब हो जाएगा कैप्सेला में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंड्रोसियम की, इसके पुमंग की। तो एंड्रोसियम की संख्या, एंड्रोसियम की एक यूनिट जो होती है वो स्टैमेन कहलाती है। स्टैमेन की संख्या कितनी होती? 6 होते हैं, और इसमें हमें टेट्राडाइनमस कंडीशन देखने को मिलती है। अब यही क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि टेट्राडाइनमस कंडीशन हमें किस फैमिली में देखने को मिलता है। तो जवाब हो जाएगा क्रूसीफेरी फैमिली या ब्रैसिकेसी फैमिली। टेट्राडाइनमस का मतलब क्या होता है? टेट्रा मतलब होता है 4, तो यहाँ पर 4 लंबे होते हैं और 2 छोटे होते हैं। मतलब कि जो टोटल 6 स्टैमेन पाए जाते हैं वो 2 रिंग में होते हैं। 4 यहाँ पर लंबे होते हैं और 2 छोटे होते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और पूछा जाता है, तो ये जाहिर सी बात है, यहाँ पर जब 2 व्हर्ल बनेगी, 2 रिंग बनेगी, तो आउटर रिंग में कितने होंगे, इनर रिंग में कितने होंगे। तो आउटर रिंग में 2 होते हैं, जो दोनों छोटे होते हैं ये आउटर रिंग में होते हैं, और ये एंटी सेपलस होते हैं, मतलब कि सेपल के सामने पाए जाते हैं। जो सेपल होते हैं, कैलिक्स की जो यूनिट होती है उसके सामने जो है ये 2 छोटे वाले व्यवस्थित होते हैं। और जो 4 बड़े होते हैं ये इनर हॉर्न में होते हैं, और ये एंटी पेटलस होते हैं, मतलब ये पेटल के सामने होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से एंटी सेपलस होते हैं और कौन से एंटी पेटलस होते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाएगा अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो इस पॉइंट को यहाँ से विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कुछ और बातें हैं। नेक्टर ग्लैंड पाया जाता है इसके बेस पर। पॉलीएंड्रस कंडीशन देखने को मिलती है यहाँ पर। पॉलीएंड्रस का मतलब है कि जो एंड्रोसियम्स होते हैं वो आपस में चिपके हुए नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। डाइथीकस होते हैं, इंट्रोज होते हैं। इंट्रोज का मतलब होता है अंतर्मुखी। इनका जो झुकाव होता है वो कार्पेल की तरफ होता है। इसके पहले वाली फैमिली में रेनरकुलेसी में आपने पढ़ा था कि एक्सट्रोज होते हैं, अर्थात झुकाव जो होता है वो कार्पेल से बाहर की तरफ होता है, लेकिन इनका जो झुकाव होता है वो कार्पेल की तरफ होता है। बेसी फिक्स्ड होते हैं, मतलब आधार लग्न होते हैं, कि जो एंथर्स होते हैं वो फिलामेंट से बेस से चिपके हुए होते हैं। तो इसी कंडीशन को बेसी फिक्स्ड कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ अपवाद हैं। जैसे आपने पढ़ा कि क्रूसीफेरी फैमिली में हमें 6 स्टैमेन देखने को मिलता है भैया, 2 छोटे होते हैं 4 बड़े होते हैं, लेकिन कोरोनोपस में हमें केवल 2 ही स्टैमेन देखने को मिलता है। उसी प्रकार से लेपिडियम और कार्डामाइन, इसमें हमें 4 स्टैमेन देखने को मिलते हैं। मेगाकार्पिया में हमें 16 स्टैमेन देखने को मिलते हैं। तो ये अपवाद वाले क्वेश्चन हैं, इनको देख लीजिएगा। कभी कभी फंसाने के लिए अपवाद से ही क्वेश्चन दे दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा गायनोसियम, जिसे हम लोग जायांग के नाम से जानते हैं। तो जाहिर सी बात है जायांग की एक यूनिट कार्पेल कहलाती है। तो ये बाई कार्पेलरी होती है, मतलब कार्पेल की संख्या यहाँ पर कितनी होती है? 2 होती है। सिन कार्पस होती है, मतलब कि दोनों कार्पेल्स आपस में चिपके हुए होते हैं। सुपीरियर ओवरी होती है, अर्थात फ्लावर के बाकी जो पार्ट हैं वो ओवरी के नीचे से निकलते हैं, ओवरी सबसे ऊपर होती है। यूनिलाकुलर, शुरुआत में इसमें एक ही कोष्ठ होता है, एक ही लाक्यूल्स होता है कार्पेल में, लेकिन बिकम्स बाईलाकुलर
ड्यू टू फॉल्स सेप्टम कॉल्ड रेपलम। अब ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि किस फैमिली में हमें रेपलम देखने को मिलता है, तो ब्रेसिकेसी फैमिली में। उसका जो कोष्ठ होता है उसमें एक फॉल्स सेप्टम बन जाता है, कूट पट बन जाता है, जिसकी वजह से ओवरी हमें बाइलाकुलर दिखाई पड़ने लगती है मेच्योरिटी के समय में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है फॉल्स सेप्टम वाला, जिसे हम लोग रेपलम के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पूछा जाता है कि इस फैमिली में प्लेसेंटेशन कैसा देखने को मिलता है, तो वो पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है, जिसे हम लोग भित्तीय कहते हैं। पैराइटल का मतलब होता है कि इसके जो बीजांड होते हैं वो ओवरी के भित्ति पर व्यवस्थित होते हैं, तो पैराइटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है हमें इस फैमिली में। इसके बाद फ्रूट की बात करें तो इसमें सिलिकुआ फल देखने को मिलता है हमें, जैसे सरसों वगैरह हो गया, लेकिन लेपिडियम, कैप्सुला और आइबेरिस, इसमें हमें सिलिकुला फल देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलिकुला फल का उदाहरण कौन सा है, तो आइबेरिस ध्यान दीजिएगा, लेपिडियम ध्यान दीजिएगा और कैप्सुला ध्यान दीजिएगा। फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो इब्रेक्टिएट होते हैं, एक्टिनोमार्फिक होता है, बाईसेक्सुअल होता है, कैलिक्स 4 होते हैं, 2-2 की संख्या में 2 हॉर्न में व्यवस्थित होते हैं, कोरोला भी 4 होते हैं, एंडोसियम की संख्या 2 होती है, इसमें से 2+4 की रिंग में होते हैं, 2 छोटे होते हैं, 4 बड़े होते हैं। गाइनोसियम में कार्पेल की संख्या 2 होती है, दोनों आपस में चिपके होते हैं, इसलिए ब्रैकेट में किया गया है। ओवरी सुपीरियर होती है तो नीचे यहाँ पर लाइनिंग किया गया है। कभी कभी परीक्षा में ऐसे भी होता है कि फ्लोरल फार्मूला देके पूछ लेगा कि ये किस फैमिली का फ्लोरल फार्मूला है, तो यहाँ से आप फंस जाएंगे, इसलिए फ्लोरल फार्मूला को भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि इसका आर्थिक महत्व क्या क्या है। तो रेडिस, जिसे हम लोग मूली कहते हैं, रेफनेस सेटाइवस इसका बोटेनिकल नेम है। इसका जो फ्यूजी फार्म रूट है वो खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। टर्निप, जिसे हम लोग ब्रेसिका रेपा कहते हैं, सलजम कहते हैं, उसका नैपी फार्म रूट हम यूज करते हैं भोजन के रूप में। कालीफ्लावर, जिसे हम लोग फूल गोभी के नाम से जानते हैं। ब्रेसिका ओलेरेसिया, जिसकी वैरायटी है बोट्राइटिस, इसी को हम लोग फूल गोभी कहते हैं, तो इसका पुष्पक्रम हम लोग खाने में यूज करते हैं। कैबेज, जिसका कि बोटेनिकल नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी इसकी बदल जाती है, कैपिटेटा हो जाता है, उसे हम पत्ता गोभी कहते हैं। इसकी मांसल पत्तियां हम लोग भोजन के रूप में यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नाल खाल, जिसे ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कालोरेपा कहते हैं, गांठ को भी कहा जाता है। इसका संघनित तना हम लोग भोजन के रूप में यूज करते हैं। मस्टर्ड, जिसमें 2 होती है, एक ब्रेसिका कंपिस्टिस होती है जिसे पीली सरसों कहते हैं, और एक ब्रेसिका नेपस होती है जिसे हम लोग काली सरसों कहते हैं। तो सरसों का यूज भी यहाँ पर भोजन में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा राई। तो ब्रेसिका नाइग्रा, जिसे हम लोग काली राई कहते हैं, ब्रेसिका एल्बा, जिसे हम लोग सफ़ेद राई कहते हैं, तो इसका प्रयोग भी हम लोग भोजन में करते हैं। इसके बाद मेडिसिन की बात करें यहाँ पर तो हैलिमा, जिसका बोटेनिकल नेम लेपिडियम सेटाइबम होता है, उसके बीज का उपयोग लिवर रोगों के उपचार में किया जाता है। वाल फ्लावर, जिसे हम लोग चिरेंथस चीरी कहते हैं, इसके बीज का उपयोग फीवर, बुखार, खांसी और पैरालाइसिस के उपचार के लिए किया जाता है। कैंडी टफ्ट, जिसे हम लोग आइबेरिस अमारा या चांदनी के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग हम लोग गठिया रोग के उपचार में करते हैं। इसके बाद कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिन्हें हम लोग ऑर्नामेंटल यूज करते हैं, सजावट के रूप में यूज करते हैं, जिसमें से है कैंडी टफ्ट, वाल फ्लावर। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सीफर्ड पर्स किसे कहा जाता है, तो वो कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस को सीफर्ड पर्स के नाम से जाना जाता है। सेफर्ड के पर्स पूछा जा सकता है कि सेफर्ड के पर्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप कैप्सुला यहाँ पर ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि इस फैमिली में हमें एक विशेष एंजाइम देखने को मिलती है जिसका नाम है माइरोसिन। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि माइरोसिन एंजाइम हमें किस फैमिली में देखने को मिलता है, तो ब्रैसिकेसी फैमिली हो जाएगा। इसके बाद सिनग्रीन नामक एक विशेष प्रकार का पदार्थ भी हमें क्रूसीफेरी से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्रूसीफेरी में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सब का चर्चा हम लोगों ने कर लिया है, और क्या क्या यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उसके बारे में भी बात कर ली गई है। तो नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे दो और फैमिली। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।